तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बड़े हर्षोल्लास के साथ बताना चाहते हैं कि देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कृषि शोध एवं उसके विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य हेतु भारत सरकार कृषि मंत्रालय के विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली 2014 का चौधरी चरण सिंह सम्मान के लिए अन्नदाता चयनित किया गया। अब समय है कृषि अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए चौधरी चरण सिंह पुरस्कार की घोषणा का। यही एक पुरस्कार श्री जयप्रकाश सिंह को भी दिया जाता है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। श्री सिंह ईटीवी नेटवर्क के सीनियर प्रोड्यूसर हैं। ये कृषि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान चौधरी चरण सिंह पुरस्कार दिनांक 25 जुलाई 2015 को पटना में अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा ईटीवी हिंदी अन्नदाता के सीनियर प्रोड्यूसर जेपी सिंह को प्रदान किया गया, जिसकी अध्यक्षता देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने की। ये अन्नदाता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसानों की ये एक सेवा प्रदान करता है। इसमें हम लोग कृषि आधारित कृषि व्यवसाय आधारित कार्यक्रम को दिखाकर किसानों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, देश के किसानों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, उस हेतु हम लोग प्रतिदिन 4 से 5 कहानियाँ कृषि संबंधी दिखाते हैं, जिससे किसानों को लाभ हो सके। और इस अच्छे कार्य के लिए आज हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये चौधरी चरण सिंह बेस्ट जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार अपने देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ और जीवन रेखा कहे जाने वाले किसान जो हर समय उपेक्षा के शिकार होते रहे हैं। ईटीवी के 11 क्षेत्रीय चैनल पर अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से कृषि एवं कृषि आधारित सह व्यवसाय के समसामयिक विषयों पर कृषि से जुड़े लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कृषि एवं कृषि सह व्यवसाय की जानकारी देता है। किसानों के नव परिवर्तन लाने वाले ईटीवी अन्नदाता कार्यक्रम के पीछे मुख्य संकल्पकर्ता श्री रामोजी राव एवं इसके मार्गदर्शक ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड श्री जगदीश चंद्र जी और ग्रुप एडिटर श्री राजेश रैना जी द्वारा कृषि एवं किसानों के विकास हेतु किया गया कार्य और किसानों की सेवा एवं सम्मान के तौर पर देखता है। और ये राष्ट्रीय पुरस्कार हमें प्रेरित करता है कि आगे भी हम अपने राज्यों के अनुसार कृषि तकनीक, प्रगतिशील किसानों के अनुभव, कृषि में नित्य नई हो रही खोजों को अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से प्रसारित करके किसानों तक पहुंचाते रहेंगे, जिससे कि प्रदेश के किसान लाभान्वित हो सके और उनका स्थायित्व विकास हो और आय में वृद्धि हो। और यही अन्नदाता कार्यक्रम का संकल्प भी रहेगा। इसी के साथ अब चलिए आगे जानते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बरसात में मधुमक्खियों के आहार की व्यवस्था। खीरा की फसल में इस समय किए जाने वाले कार्य। कम लागत में एक अच्छा व्यवसाय, बैकयार्ड मुर्गी पालन।
हमारे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जिन किसानों ने खीरा की बुआई की है, उनको इस फसल से ज्यादा पैदावार मिलने के लिए कौन कौन से समसामयिक कार्यों को करना जरूरी है, जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। खीरा का फसल चूंकि बेल वाली फसल है तो इसमें सहारा के लिए बांस बल्ली का यूज करते हैं, और जैसे ही खीरे में बेल दिखना शुरू होता है अपन बांस बल्ली को इसमें गड़ाना शुरू करते हैं और तार खींच के अपन इसको बेल को सहारा देते हैं। हाँ, बरसात है में पानी निकासी का व्यवस्था है अपने पास, ड्रिप सिस्टम है तो इसको बरसात के ही पर्पज से बनाया गया है, तो अपने पास पानी निकासी का व्यवस्था है। इसमें अभी फसल लगने के बाद एक बार निंदाई हो चुका, चूँकि खरपतवार बहुत इसमें खेतों में तो आता है, उसके लिए अपन लेबर से निंदाई भी करवाते हैं और दूसरा खरपतवार नाशक दवा का भी यूज करते हैं। क्योंकि ड्रिप सिस्टम है तो अपने यहाँ ड्रिप से भी खाद चलाया जाता है। पौधा उगने के बाद, अंकुरन होने के बाद 10 से 12 दिन के बाद अपन 1261 और 19-19-19 नाम से सॉल्युबल ग्रेड का खाद है, उसको अपन चलाते हैं लगभग 10 दिन, करीब 1-1 किलो 1 एकड़ में चलाते हैं। उसके बाद अपन 10 दिन चलाने के बाद यूरिया और पोटास लगभग 1 एकड़ में 2-2 किलो करीब चलाना शुरू करते हैं। और जैसे पौधा बढ़ते जाता है, फल फूल के करीब आते जाता है, खाद का डोज बढ़ाते जाते हैं ड्रिप में। पानी खीरे में ज़रूरत के हिसाब से दिया जाता है इसमें, क्योंकि ड्रिप सिस्टम में है तो लगभग सूखा है तो छोटा पौधा है तो आधा घंटा और बढ़ते जाता है जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं। खीरे में बीमारी और कीट का अटैक बहुत होता है। इसमें पौधा अंकुरन के बाद से ही कीटों से सुरक्षा करना पड़ता है, जिसमें कीट में अपन सफ़ेद मक्खी जिसको वाइट फ्लाई बोलते हैं और थ्रिप्स वगैरह का बहुत हेवी अटैक आ जाता है। उसके लिए अपन मार्केट से दवा जो है चूसा कीड़े के लिए उसका यूज करते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना। खीरा की फसल सुरक्षा के संबंध में जानकारी हेतु आइए मिलते हैं बिलासपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RKS तिवारी से। कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इनको बोलते हैं, जिसमें लौकी, कुमड़ा, खीरा ये सब चीज़ें आती हैं। तो कुछ बीमारियां तो कॉमन है, जैसे डाउनी मिल्ड्यू कॉमन है, ये खीरे में भी आती है और बाकी कद्दू वर्गीय सब्जियों में आती है। तो उसके लिए तो हमने उपचार जो बताया है कि कार्बेंडाजिम या हेक्साकोनाजोल इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि एक और बीमारी है जो मोज़ेक की, वो खीरे में कभी दिखाई देती है। कीटवाहक जो ये रोग है कीटों के द्वारा फैलता है, इसलिए कीटों के नियंत्रण हेतु कुछ जो कीटनाशक दवाइयां हैं किसान भाई उनका छिड़काव करेंगे। और शुरू की अवस्था में जहाँ पे अभी लगा हुआ है पौधा खीरे का, अभी लगा के रखे हैं, लग 15-20 दिन 25 दिन का है, उसमें अगर मोज़ेक आ जाता है तो उसको पौधे को जरूर उखाड़ें और उसको बाहर करें। अभी वर्तमान में इसका नियंत्रण करना ज़्यादा आवश्यक है ताकि आगे इसका प्रकोप है वो आगे न बढ़े। जितनी भी भूमि में जो भूमि जनित बीमारियां हैं जो ज़मीन से फैल रही हैं, उनके लिए किसान भाइयों को पहले से थोड़ा करना चाहिए, अभी भी कर सकते हैं। जब भी मिट्टी की कुड़ाई करें तो जो जैव बायोपेस्टिसाइड हैं, जैव नाशी हैं, एक जैसे ट्राइकोडर्मा है, बड़ा अच्छा है, तो इसको मिट्टी में मिलाएं चारों तरफ थाला जब बनाते हैं, तो उसके कारण उसकी जड़ भी मजबूत होगी और जो बीमारियां हैं वो नहीं लगेंगी। समय समय पर स्यूडोमोनास एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में काफ़ी उपयोगी है और ये प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। तो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस जो है वो 10 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से अगर हम 15-20 दिन में इसका छिड़काव करते रहें तो हमें न केवल पत्तियां और वो पौधा ज़्यादा स्वस्थ दिखेगा, बल्कि जो फल लगेंगे उनमें भी काफ़ी हमें अंतर पता चले। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
अंदर जाती है लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ती। नल प्यासे हैं, बिल आता है, बिजली नहीं, सड़क भी ढूंढनी पड़ती है। ऐसे होती है नारी की पूजा। कुछ तो सिर्फ मतलब का मसाला खोजते हैं। कब तक सहेंगे और क्यों चुप रहेंगे? रखिए हमारे साथ अपनी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मुर्गी पालन आज के समय में काफी लाभकारी व्यवसाय बनता जा रहा है, जिसको किसी भी वर्ग के किसान अपनी पूंजी के अनुसार इस कार्य को अपना सकते हैं। यदि कम लागत में मुर्गी पालन करना है तो बैकयार्ड अधिक मुनाफे का रोजगार है। बस जरूरत है इसकी अच्छी नस्लों का चयन कर इसका पालन किया जाए, जिसके बारे में सही जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर CB सिंह। मुर्गी पालन लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एक लाभकारी व्यवसाय है और इस व्यवसाय को अपना करके खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लघु एवं सीमांत किसान हैं वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। सामान्यतः मुर्गी पालन को हम 3 उद्देश्यों से कर सकते हैं। एक तो मुर्गी पालन अंडा उत्पादन के लिए, दूसरा मुर्गी पालन मांस के लिए या जिसको हम ब्रॉयलर उत्पादन बोलते हैं, और तीसरा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार हैं वो सामान्यतः मुर्गी पालन करते हैं एक बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में। और बैकयार्ड मुर्गी पालन सामान्यतः इसमें मुर्गी पालक जो किसान हैं वो सामान्यतः 20, 25 या 30 मुर्गी जो है वो अपने घर पर रख करके वो अन्य जो कृषि व्यवसाय से संबंधित जो व्यवसाय हैं उनके साथ में एक सह व्यवसाय के रूप में इसको अपनाते हैं। दूसरा, खासकर अगर इस व्यवसाय को हम जो है पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं या पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों के साथ में जोड़ करके देखें तो इस व्यवसाय को सह व्यवसाय के रूप में अपनाने से उनके लिए जो एक कुपोषण की एक जो मुख्य समस्या होती है और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में प्रोटीन के स्रोतों का काफ़ी अभाव होता है, तो बैकयार्ड मुर्गी पालन से मिलने वाले अंडे और मांस के माध्यम से उन क्षेत्रों में जो कुपोषण की समस्या होती है उसका एक समाधान या उसके समाधान में इस व्यवसाय से एक अहम भूमिका जो है वो निभाई जा सकती है उसमें जो है। तो सामान्यतः बैकयार्ड मुर्गी पालन में किसान जो है उन देसी मुर्गियों को या आजकल जो है बहुत सारे जो प्राइवेट या सरकारी जो मुर्गी फार्म हैं या जो और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके द्वारा नई विकसित जो प्रजाति इसके लिए तैयार की गई हैं उन प्रजातियों को पाल करके इससे अच्छा लाभ उठा सकते हैं। सामान्यतः अगर हम बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए देखें तो पूर्व में जो हमारे मुर्गी पालक किसान भाई थे वो देसी मुर्गियों की प्रजातियों को पालते थे जिसमें जैसे असील, घाघस, कड़कनाथ या चितगांग, ये बहुत सारी ऐसी देसी प्रजातियां हैं कि इनको हम जलवायु की विषम परिस्थितियों में भी बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में पाल करके छोटी आय अर्जित कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में जो है बहुत सारी ऐसी प्रजातियां जो है विकसित की जा चुकी हैं कि इनको हम बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में पाल करके उनसे अच्छी आय और अच्छा अंडा उत्पादन ले सकते हैं। सामान्यतः जैसे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के द्वारा जो है कैरी निर्भीक, कैरी उपकारी, कैरी श्यामा, कैरी वनराजा, ये ऐसी प्रजाति जो है बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए जो है विकसित की जा चुकी हैं कि इनको हम जो है जलवायु की विषम परिस्थितियों में पाल करके इनसे देसी मुर्गियों की तुलना में हम अच्छा अंडा उत्पादन ले सकते हैं। आहार व्यवस्था को अगर देखें तो जो हमारे किसान भाई जो बैकयार्ड में मुर्गी पालते हैं वो खुले में पक्षियों को छोड़ करके और दिन में छोड़ देते हैं और वो आहार की बहुत सारी आवश्यकता को कीड़े मकोड़े और दूसरी चीज़ों
पत्तियों को चुग करके वो जो है आवश्यकता को पूरी कर लेती हैं। लेकिन जब इन नई विकसित प्रजातियों को हम बैकयार्ड रूप में पालते हैं तो इनके लिए आवश्यक होता है कि लगभग जो है 50 से 60% तक जो है हम इनको जो संतुलित या और दूसरे जो आहार के अवयव होते हैं वो आहार के रूप में हम इनको उपलब्ध कराएं ताकि इनसे जो है अच्छा उत्पादन मिल सके। आवास व्यवस्था जो है सामान्यतः बैकयार्ड मुर्गी पालन में अर्ध सघन प्रणाली आवास व्यवस्था किसान जो अपनाते हैं कि दिन के समय पक्षियों को खुला छोड़ देते हैं और रात्रि के समय उनको जो है नाइट शेल्टर या जिनको हम जो है जो पक्का आवास या जो दूसरा मतलब जो छत जो उपलब्ध कराई जाती है कि रात्रि के समय जो है उन पक्षियों को जो है अंदर रखा जाता है उसमें जो है। और दिन के समय भी अगर हम जो है इनमें अर्धसघन प्रणाली की तरह जो वायर मेश या जो जाली के जो दड़बे अगर हम जो इनको उपलब्ध कराएं ताकि जो दूसरे जो वन्य जीवी कुत्ता बिल्ली सांप नेवला बहुत सारे इनसे जो है इनको जो हानि पहुंचने की संभावना होती है, तो अगर उनको अपनाते हैं तो और भी जो है पक्षी सुरक्षित रहते हैं और उनसे हम जो अच्छी ग्रोथ और अच्छा अंडा उत्पादन ले सकते हैं। सामान्यतः बैकयार्ड में ये जो प्रजाति हैं ये ऐसी प्रजाति हैं कि इनमें बीमारियों को सहन करने की क्षमता भी जो और जो दूसरी प्रजाति जैसे अंडा उत्पादन के लिए या मांस उत्पादन के लिए हम पालते हैं तो उनकी तुलना में काफ़ी अधिक होती है इनमें जो बीमारियों को सहन करने की क्षमता। फिर भी जो है बीमारियों से बचाने के लिए इनमें जो घातक या जो संक्रामक जो रोग हैं मुर्गियों के उसमें खासकर जैसे आपका मेरिक्स हो गया या रानीखेत हो गया या फाउल पॉक्स हो गया, तो इनके अगर संभव हो नई विकसित प्रजातियों को अगर हम बैकयार्ड रूप में पाल रहे हैं तो आवश्यकता अनुसार इनमें हमें जो टीकाकरण करा देना चाहिए। सामान्यतः कभी कभी हम बैकयार्ड में पालें या व्यावसायिक रूप में मुर्गियों को पालें वर्षा ऋतु में या जब मौसम चेंज होता है जैसे फरवरी मार्च या सितंबर अक्टूबर, इन पक्षियों में जो है कॉक्सीडियोसिस बीमारी जो एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है उसका काफ़ी प्रभाव मिलता है और इसका जो है खासकर जो है छोटे चूजों पे असर जो ज़्यादा पड़ता है या छोटे चूजे जो है इससे अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसके बचाव के लिए एक तो हमें जो उनकी आवास व्यवस्था है उस पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अगर आवास में हम कोई भी बिछावन व्यवस्था उपयोग में ला रहे हैं तो उस बिछावन की दैनिक देखरेख मतलब रात्रि के समय खासकर जब पक्षियों को हम अंदर करते हैं तो वो बिछावन सूखा होना चाहिए और अगर किसी कारण से उसमें नमी या मॉइस्चर बढ़ रहा है तो उसकी नियमित रूप से हम पलटाई करते रहें। हमारे राज्य में बहुत से किसान मधुमक्खी पालन कर अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये समय मॉनसून का है, तो इस वक्त किसानों को मधुमक्खियों के आहार और आवास पर विशेष बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस विषय पर जानकारी के लिए देखिए अन्नदाता कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। अभी जो आने वाला समय है, जो ऐसे पालक हैं जो पहले पूर्व से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उनके लिए परीक्षा की भी घड़ी है और उनके असल में धैर्य और लगन दोनों की परीक्षा होगी और इसके साथ ही उनके प्रबंधन की भी परीक्षा होगी। तो सबसे पहले जो बरसात के समय में जो समस्या उत्पन्न होती है वह है फीडिंग की। इस समय कहीं भी फूल या किसी इस तरह का पराग मधुमक्खियों को रस और पराग की जो उपलब्धता है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो ऐसे समय में मधुमक्खी पालकों को जब डर्थ पीरियड शुरू होने से पहले जब हम अपने एपरी को तिल से वगैरह जहाँ से भी हम उठाकर ले आते हैं कि अब हम बरसात भर इसको यहीं स्टैटिक रखेंगे, तो उस समय हमको एक ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ की पानी की व्यवस्था हो, बगल में नदी हो, तालाब हो या इस तरह कोई भी पानी का स्रोत हो, स्वच्छ जल का स्रोत होना चाहिए। उसके अलावा छायादार स्थान होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए ताकि अधिक बरसात में वहाँ जल जमाव ना होने पाए। और ये भी देखना चाहिए कि उसके अगल बगल 2-3 किलोमीटर के इसमें कुछ ऐसे पेड़ पौधे हों जिसमें कि विकट परिस्थिति में भी, जैसे कि अभी बबूल में थोड़ा बहुत आपको पराग मिल सकता है, तो ऐसे जगहों का हम चुनाव करते हैं, उस जगह पर पराग के लिए रख लेते हैं। आर्टिफिशियल फीडिंग देने की बात होती है तो बरसात के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमेशा बॉक्स को चेक करें कि उसमें भोजन का अभाव तो नहीं हो गया। अगर भोजन का अभाव होगा तो मधुमक्खियों की संख्या में अप्रत्याशित गिरावट आती है और मधुमक्खियाँ बीमार भी हो जाती हैं और धीरे धीरे उनको विभिन्न तरह के रोग भी पकड़ने लगते हैं।
तो जब जैसे ही हमको लगता है कि हमारे बक्सों में अब रस का अभाव होने लगा है, तो हम वैसे समय में 1 लीटर पानी में 1 लीटर चीनी इस अनुपात में रस तैयार करते हैं। पहले हम पानी को गर्म कर लेते हैं और उसमें उस चीनी को गलाते हैं, और जब उसका घोल तैयार हो जाता है तो हम उसे पॉलीथीन में भर के एक बक्से में संख्या के हिसाब से, लेकिन फिर भी एक एवरेज 1 किलो से मिश्रित जो हमारा रस जो हम तैयार करते हैं, आर्टिफिशियल फीड जिसको हम कहते हैं, वो हम मधुमक्खियों को देते हैं। या अगर हम 25 किलो रस बनाते हैं 25 बक्से के लिए, तो उसमें जो कोबाडेक्स या विकोसुल का जो सिरप मिलता है, उस 50 ml उस सिरप को आप उसमें डाल देते हैं, तो उससे मधुमक्खियों के भोजन की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। और प्रति बक्से में जो हम फीड डालते हैं, तो फीड तैयार करने के क्रम में सिर्फ चीनी और पानी के अलावे हम क्या करते हैं कि उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां, और अगर कहीं कुछ भी इस तरह का दिखाई पड़ रहा है कि मधुमक्खियों के चाल में कमी है, उनकी उड़ान क्षमता कम हो रही है, मधुमक्खियां सुस्त हैं, तो हम टेरामाइसिन SF का जो पाउडर है उस चूर्ण को उस फीड में मिला देते हैं। इसको देने से मधुमक्खियां सामान्य रहती हैं। इसके अलावे बक्सों की सफाई का सवाल है कि बक्सों की सफाई पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जब भी हमको मौका मिले, आसमान खुला मिले, लगे कि आज हम दिन भर काम कर सकते हैं, तो ऐसे समयों में हम एक तरफ से बॉक्स की सफाई करेंगे, बॉक्स को खोलकर उसको ठीक से साफ करके ब्लू लैंप से जलाकर बॉक्स को एकदम ठीक कर लेंगे। उसके बाद ही फिर उसमें नया फ्रेम डाल करके देखेंगे। अगर हमको लगता है कि किसी फ्रेम में मोमी कीड़ा या इस तरह का किसी भी कीट का प्रकोप हो रहा है, तो उसका प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। इस बरसात के समय में माइट की समस्या आती है। अगर माइट लग रहा है तो हमको ये देखना पड़ेगा, अगर माइट का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है तो उस समय हमको माइट का जो स्ट्रिप आता है, उस स्ट्रिप को अपने बक्से में हम डाल देते हैं। प्रति बक्से अगर हमारे 10 फ्रेम पर मक्खी है, तो एक बक्से में 2 स्ट्रिप हम डाल करके उसको उसके अंदर छोड़ देते हैं। इससे भी माइट की समस्या का समाधान मिल जाता है। अब हमको ये भी देखना है कि किसी बक्से में रानी तो कहीं मर तो नहीं गई है, या रानी किसी तरह से मिसिंग तो नहीं है। वैसी परिस्थिति में हमको अगर कहीं और रानी का प्रबंध कर सकते हैं तो हम रानी वहाँ देते हैं। या अभी बरसात के समय में ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर गुड़मी का फसल जिन दिराओं में पर्याप्त है, तो वैसे जगहों का भी हम चुनाव करते हैं कि वहाँ अपने बक्सों को लगाएं। इसके अलावे एक और बात है कि मधुमक्खी में कीटों का जब हमला होता है, तो कुछ तो अंदर में बॉक्स के कीट हैं, कुछ कीट बाहर से। चींटियों का हमला बहुत ज्यादा होता है, मेढकों का हमला हो जाता है, चूहे भी कभी कभी उसमें घुस करके मोमी छत्ते को का हमला करके उसको क्षति पहुंचाते हैं। तो इन सब चीजों से बचाना बहुत जरूरी है, और इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने के से हम बरसात के मौसम को ठीक से निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी लगता है कि ये बहुत कठिन समय है, ये हमसे हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर इस समय को आप निकाल लेते हैं तो आने वाले समय में यही बक्से आपको इतनी आमदनी देते हैं कि साल भर आपके चेहरे पर मुस्कान रहती है। आगे और भी कुछ है रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द होते हैं हाजिर। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। मूसली की फसल के लिए खेत की तैयारी करने के लिए सर्वप्रथम खेत में गहरा हल चला दिया जाता है। यदि खेत में हरी खाद के लिए पहले से अल्पावधि वाली फसल लगाई गई हो तो उसे काट कर खेत में डालकर मिला दिया जाता है
तदुपरांत इस खेत में 20 से 25 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, 5 क्विंटल हड्डी खाद, बायो एंजाइम 16 किलोग्राम, 5 से 10 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। इन सभी खादों को खेत की अंतिम जुताई से पूर्व खेत में डालकर अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। तदुपरांत पाटा चलाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए खेत में बेड्स बनाए जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में 3 से 3.5 फीट चौड़े सामान्य खेत में कम से कम 6 इंच से 1.5 फीट ऊंचे रिज बेड बना दिए जाते हैं। इसके साथ साथ पानी के उचित जल निकास हेतु नालियों की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है तथा बेड्स के किनारों पर आने जाने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ा जाना आवश्यक होता है। यदि ज़्यादा चौड़े बेड्स न बनाने हो तो आलू की तरह सिंगल बेड्स भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि इनमें काफ़ी ज़्यादा जगह घेरी जाती है, परंतु मूंगफली उखाड़ते समय यह सुविधाजनक होते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं इसकी उन्नत किस्मों के बारे में, जिसके अंतर्गत हमारे प्रदेश हेतु MCB 405, MCB 412 तथा MTS 405 किस्म उपयुक्त है। किसान भाई इन किस्मों में से किसी का भी चयन कर इसकी खेती कर सकते हैं। बुआई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए, यदि कंद का आकार बड़ा है उसे चाकू की सहायता से छोटा कर लेना चाहिए। ध्यान रहे कि कंद में कम से कम 2 से 3 ब्रांच अवश्य होना चाहिए। मूंगफली की बिजाई हेतु 5 से 10 ग्राम की क्राउन युक्त फिंगर्स सर्वाधिक उपयुक्त रहती हैं। 1 एकड़ क्षेत्र हेतु अधिकतम 80,000 क्राउन युक्त फिंगर्स लगेंगे। बिजाई से पूर्व प्लांट मटेरियल को 2 मिनट तक बावेस्टीन के घोल में अथवा 1 घंटे तक गौमूत्र में डुबाकर रखा जाना चाहिए, जिससे कि ये रोग मुक्त हो जाते हैं और कंदों को बनाई गई कतारों में 6-6 इंच की दूरी पर लगाना चाहिए। इनकी बुआई 2 इंच की गहराई पर करना उपयुक्त रहता है। रोपाई के उपरांत यदि वर्षा ना हो तो सिंचाई करना आवश्यक होता है। मूंगफली के कंद लगाने के 5 से 6 दिन के उपरांत इनका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। अंकुरण प्रारंभ होने के 15 दिन के उपरांत इनकी निराई गुड़ाई करना आवश्यक होता है। निराई गुड़ाई करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि मुख्य फसल को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके उपरांत 15 से 20 दिन के अंतराल पर बायो एंजाइम, गौमूत्र, वर्मी बॉस के पानी का छिड़काव करना चाहिए, जिसकी मात्रा इस प्रकार से है। मूंगफली की अच्छी फसल के लिए पानी की काफी आवश्यकता होती है। यूं तो वर्षा ऋतु में लगाने के कारण जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में प्राकृतिक बरसात होने के कारण इन महीनों कृत्रिम रूप से सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी यह आवश्यक है कि जब तक फसल उखाड़ न ली जाए तब तक भूमि में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए। अतः बरसात के उपरांत प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर खेत में हल्की सिंचाई करना आवश्यक होता है। जहां तक इसके उत्पादन की बात है, यदि आप सिंगल फिंगर्स लगाए हैं तो लगभग 15 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन प्राप्त होता है। यदि आपने 2 या 3 फिंगर्स वाले कंदों की बुआई की है तो लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, आप बताए गए प्रबंधनों को अमल में लाकर सफेद मूंगफली की खेती से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि आप बाजार मांग को देखते हुए ही सफेद मूंगफली की खेती करें। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।